गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम रिवीजन वर्क करेंगे हिंदी पसंद का लेसन 8, 9 और 11 का, जो कि आपके अपडेटेड सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो लेसन 8 जो है उसका नाम है श्याम एक किसान। ठीक है, इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इसमें क्या किया है, इसमें उन्होंने प्राकृतिक को, ठीक है, प्रकृति को उन्होंने एक किसान के रूप में वर्णन किया है। और बहुत सारी चीजें हैं जो किसान के आसपास है या किसान के जीवन से संबंधित है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम कविता को याद करें। ठीक है, उसके बाद अगर पाठ में अगर हमें कठिन शब्द समझ में आ रहे हैं तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कविता है तो कविता में सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, फिर भावार्थ। ठीक है, जैसा कि संदर्भ आपको मालूम ही है, काफी आप बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के श्याम एक किसान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका प्रसंग। प्रसंग का अर्थ है कि उस पाठ में पूरे का क्या कहा गया है, कहने क्या तात्पर्य है पूरी कविता का। प्रस्तुत पाठ श्याम एक किसान में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जाड़े के शाम का प्राकृतिक चित्रण किया है। ठीक है, ठंड की एक शाम है उसी का वर्णन किया है इसमें। ठीक है, इन पंक्तियों में पहाड़, आकाश, नदी आदि को किसान का साफा माने पगड़ी, ठीक है, चादर आदि के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कविता। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ये हमारा श्याम एक किसान का पहला पैराग्राफ है, जिसका भावार्थ हम देखते हैं। पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने को मोड़े हुए निश्चिंतता से बैठा है और सामने रखे सूरज को चीलम की तरह, चीलम एक नशीला पदार्थ होता है, उसको पी रहा है। ठीक है, किसान रूपी पहाड़, मतलब किसान को किसके रूप में कहा गया? पहाड़ के रूप में। आप देखेंगे चित्र में अपनी पुस्तक में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किसान का जो शरीर है वो पहाड़ है, देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, किसान रूपी पहाड़ के सिर पर, ठीक है, साफे की जगह आकाश बंधा हुआ है। मतलब जो कवि ने कहा है किसान की पगड़ी, वो पगड़ी नहीं है बल्कि क्या है? आकाश है। आप देखेंगे चित्र में तो स्पष्ट होगा। उसके घुटनों पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है मानो सफेद चादर घुटने पर पड़ी हुई है। ठीक है, आप देखेंगे तो किसान जो बना हुआ है, चित्र में बैठा हुआ है, उनके पैर के पास नदी बह रही है और वो नदी देख के कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे लग रहा है कि चादर है। ठीक है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पास में स्थित जंगल में पलाश एक पौधा है, उसके लाल लाल फूल दहक रहे हैं, मतलब जल रहे हैं। वो इतना लाल होता है कि देख के लगता है कि अंगीठी, मतलब जो कोयला, वो जला हुआ कोयला, वो एकदम लाल लाल अंगारे जैसे होते हैं, उसके समान दिखता है। मतलब लाल अंगीठी का जो लाल है रंग, वो किसके समान है? पलाश के फूल के समान है। ठीक है, दोनों की समानता बताया गया है। दूर पूरब दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। जो अंधेरा बढ़ रहा है वो कैसा लग रहा है? देख के लग रहा है कि भेड़ों का जो समूह है, गल्ला है, वो आगे को बढ़ रहा है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग इसका। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इतना ही है इसका कविता। इसका देखते हैं भावार्थ। उपरोक्त पंक्ति में कवि यह कह रहे हैं कि अचानक मोर के बोलने की आवाज आती है, जैसे किसी ने पुकारा, सुनते हो? इस आवाज से श्याम
जो एक किसान के रूप में चित्रित है, हड़बड़ा कर उठता है, घबराहट में जल्दी जल्दी उठता है और जिससे जल्दीबाजी में उसके हाथ से चीलम क्या होता है, छूट जाता है और चीलम रूपी सूरज अस्त हो जाता है, मतलब सूर्यास्त हो जाता है और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही शाम किस में बदल जाती है, रात में बदल जाती है। ठीक है, अगली कहानी है हमारी चिड़िया की बच्ची। इस कहानी को किसने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार ने। चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी है। इसमें कुछ पात्र हैं, जिसमें एक सेठ हैं जिनका नाम है माधव दास। उनके पास बगीचा है, उनके पास बगीचे में एक चिड़िया की बच्ची आती है, उसी की कहानी है इसमें एक दो और पात्र हैं, जैसे माधव दास का नौकर और चिड़िया की बच्ची जो है उसकी माँ। ठीक है, तो इसमें आपको जैसा कि मालूम होगा कि यहाँ पर इसका आपने पढ़ा है इस कहानी को, जिसमें माँ बाप और प्रकृति और बाकी चीज़ों को सर्वोपरि बताया गया है। किससे, भौतिक सुख से। ठीक है, सोना चांदी महल इन सब से ऊपर बताया गया है माँ का प्रेम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कहानी में, आपको शुरुआत ऐसे ही है कि माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कोई कमी नहीं, उन्हें कोई व्यसन छू नहीं गया। ठीक है, यहाँ सर संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सेठ माधव दास जो हैं उनके पास धन संपत्ति पैसे रुपए किसी भी चीज की कमी नहीं है, उनके पास अथाह पैसा है। ठीक है, जिससे उन्होंने संगमरमर की कोठी मतलब घर मकान बनवाया हुआ है, बंगला जैसा। उसमें एक सुहावना बगीचा है, उसमें फूल पौधे सब कुछ है, फवारे लगे हुए हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के उनके बगीचे में पेड़ हैं। वहीं पर वह अपने मित्रों के साथ बैठकर विनोद चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और यह देखकर ऐसे लगता है जैसे क्या है, कोई एक स्वप्न हो। ठीक है, आज के समय में, महंगाई के समय में तो वाकई में एक स्वप्न ही है ना, कि संगमरमर की पूरी कोठी बनवाना, इतना बड़ा बगीचा। ठीक है, अगला पैराग्राफ है। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप में प्रकाश उसमें छन छन कर आ रही थी। ठीक है, आज के दिन के बारे में बताया जा रहा है कि आज का दिन कैसा था, हल्की धूप थी, कुछ बादल थे, मतलब बादल की वजह से धूप बहुत तेज नहीं थी। और उस दिन संध्या के समय, शाम का समय था और उन्होंने देखा कि सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। ठीक है, एक चिड़िया की बच्ची छोटी सी है जो बैठी है, जिसके अब इस पैराग्राफ में उस चिड़िया की बच्ची की खूबसूरती के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि उसकी गर्दन कैसी है, उसके चोंच कैसे हैं, उसके शरीर पर किस प्रकार की चित्रकारी है, उसके चिड़िया के अंदर कैसा फुर्तीलापन है, ये सब उसके बारे में बताया गया है। आगे है, माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, मतलब स्वच्छंद लगी, एकदम अपने मन की, उसका जब मर्जी होता जहाँ उड़ती इधर बैठती, खुश लगती, वो देखकर बड़ी खुश थी। और उसका यह स्वभाव जो है वो माधव दास को बहुत ही अधिक पसंद आया। ठीक है, चिड़िया पहले असावधान रही, मतलब अपने मन से इधर उधर बगीचे में घूमती रही, इस पेड़ से उस पेड़ पर, डाली पर इधर उधर बैठती रही। ठीक है, उसके बाद उसने महसूस किया कि अब उसको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तभी माधव दास ने उससे कहा कि यह बगीचा किसका है, मेरा है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, यहाँ यह तुम अपना ही बगीचा समझो। क्यों? क्योंकि माधव दास का जो जीवन था वो क्या था, एकदम अकेलापन था उसमें, क्योंकि उनके घर में, परिवार में सिर्फ माधव दास ही थे। पैसे रुपए भले था, लेकिन उनके घर में और सदस्य नहीं थे, जिसके कारण माधव दास इतना पैसा रुपया धन संपत्ति होने के बावजूद क्या थे, अकेले थे।
तो वह चाहते हैं कि चिड़िया यहाँ रहे मेरे बगीचे में और क्या करे, वह मेरा मन बहलाए। जब माधव दास ने उससे बात करने लगे तो चिड़िया संकुचा गई, मतलब संकोच करने लगी, और वो जो अभी तक प्रसन्न दिख रही थी उसकी प्रसन्नता गायब हो गई। ठीक है, उसने कहा माधव दास से कि माफ करिएगा, मैं गलती से थोड़ा सुस्ताने के लिए आपके बगीचे में आ गई। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, मतलब कि मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो, यहीं रहो और मेरा मन बहलाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने में, हवा के साथ खेलने में, फूलों से बात करने में मुझे क्या आता है, बहुत आनंद आता है। मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो तो। उसने और लालच दिया चिड़िया की बच्ची को। क्या कहा, सोने का एक बहुत ही सुंदर घर मैं दूंगा तुमको, मोतियों की झालर लटकेंगे जिसमें, बहुत सारी चीजें उसने लालच दिया, प्रलोभन दिया। चिड़िया इन सब बातों से और डर गई। उसे ऐसे लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे जाने न दे माँ के पास। उसने कहा कि मुझे 2 दाने माँ ला देती है, जब मैं अपने पर माने पंख खोलकर बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है, मतलब मेरा रास्ता इंतजार करती है। मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास बोलते हैं, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं कौन हूँ, मैं माधव दास हूँ, मेरे पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। चिड़िया कहती है, चिड़िया की बच्ची, कि मुझे नहीं मालूम कि मालामाल क्या होता है, मुझे मालामाल होना भी है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम। मुझे बगीचे, कोठियाँ, ये सब कुछ नहीं मालूम। मुझे केवल मालूम है तो क्या मालूम है, मुझे मेरी माँ मालूम है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तभी सेठ अपने नौकर को बुलाते हैं और उससे धीरे से इशारे में कहते हैं चिड़िया को पकड़ने के लिए। ठीक है, बटन रहता है, उसी को दबाते हैं जिसकी आवाज़ से वह नौकर झटपट आता है। और सेठ माधव दास उस चिड़िया की बच्ची को अपनी बात में उलझाए रहते हैं, पूछने लगते हैं तुम्हारे घर में कौन है, क्या है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, ताकि वह क्या करे, बात में उलझी रहे। चिड़िया की बच्ची बताने लगी कि मेरे 2 बहन, 1 भाई हैं, मुझे देर हो रही है। वह चौकन्नी हो गई, उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है, अभी कहाँ जा रही हो, अभी रुको, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी, मुझे रास्ता नहीं सूझेगा। तभी चिड़िया को एहसास हुआ कि कोई कठोर चीज उसको स्पर्श करती है, उसके शरीर को छूती है। ठीक है, और तभी वह चीख देती है, मतलब उसके मुंह से आवाज, चीख निकलती है। वह चिचियाई, एकदम से उड़ी, नौकर के फैले हुए पंजे से वह बाहर भी नहीं आ सकती। तब वह उड़ती हुई एक सांस में, अगर वह पकड़ी जाती तो नौकर उसको पकड़ लेता, लेकिन वह उसके हाथ से निकलकर उड़ गई और वह माँ के पास गई उड़ते उड़ते, और माँ की गोद में सुबक कर रोने लगी। माँ, ओ माँ, माँ कह के वह रोने लगी, क्योंकि वह बहुत अधिक डरी हुई थी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा लिया। बच्ची कांप कांप कर माँ से चिपक कर रो रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, सुबक रही थी, सिसक सिसक कर रो रही थी, और माँ उसे ढाढ़स बना रही थी, समझा रही थी। ठीक है, जैसे वह छोटी नन्ही चिड़िया अपनी आंखों को खोलना न चाह रही हो। ठीक है, तो इसमें आप लेखक या रचयिता जो भी हैं उनके नाम याद करिएगा, शब्दार्थ याद करिएगा, संदर्भ प्रसंग भावार्थ याद करिएगा, अभ्यास कार्य देखिएगा। इसका अगला लेसन जो है वो हम देखते हैं रहीम के दोहे। रहीम के दोहे पाठ में 1, 2, 3, 4, 5 दोहे हैं, जिसका मैं आपको आज रिवीजन वर्क में हिंदी अनुवाद, इसका भावार्थ बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रहीम के दोहे पाठ किसने लिखा है, आपको मालूम है, रहीम दास जी ने लिखा है। ठीक है, और इसमें इन्होंने नीति की बातें बताई हैं। ठीक है, इसमें रहीम दास जी ने
नीति की बातें बताई हैं। और नीति की बातें क्या हो गई, जैसे मित्रता के बारे में, ठीक है, निस्वार्थ प्रेम के बारे में, परोपकार के बारे में, ठीक है, और धैर्य के बारे में, सहन शक्ति के बारे में, इस सब बारे में बताया है। हम देखते हैं पहला शब्दार्थ आप याद कर लीजिएगा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। पहला दोहा यही है। संदर्भ आपको स्पष्ट होगा, है ना। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता स्वयं कौन है, रहीम दास जी हैं। कवि ने इसमें नैतिक शिक्षा और जीवन का गहरा ज्ञान दिया है, ठीक है। पहले वाले दोहे का प्रसंग देखते हैं। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने सच्चे मित्रता के गुणों का वर्णन किया है। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो लोग हमारे सगे बनने का प्रयास करते हैं, हमसे विभिन्न प्रकार से मित्रता करने के लिए तरीके अपनाते हैं, ठीक है। परंतु जब विपत्ति आती है हमारे ऊपर, उसमें विपत्ति रूपी कसौटी पर जो लोग खरे उतरते हैं, अर्थात कठिन समय में, विपरीत परिस्थिति में आने पर जो हमारा साथ देते हैं, हमारी सहायता करते हैं, वो ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ते ही सांचे मीत। अगला देखते हैं दोहा। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊन छाड़ती छो। ठीक है, दूसरा यही है, छाड़ती छो। इसका प्रसंग देखते हैं। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने निस्वार्थ सच्चे प्रेम का वर्णन किया है, ठीक है। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है जाल को, तब जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है जाल के जो छिद्र होते हैं उससे, और उसमें मछली क्या होती है, फंस जाती है। उस जल को, जो पानी रहता है, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, परंतु मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती। पानी से अलग होने के बाद मछली उसके वियोग में, उससे अलग होने के कारण अपने प्राण को त्याग देती है, ठीक है। जाल पड़े जल जात बही, ठीक है। अगला है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काजित, संपत्ति सच ही सुजान। ठीक है, इसमें रहीमदास जी ने किसके, परोपकार की भावना का वर्णन किया है, ठीक है। इसमें रहीमदास जी ने परोपकार की भावना का वर्णन किया है। देखते हैं, रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि जिस प्रकार पेड़ वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति अपने द्वारा संचित किया हुआ धन, एकत्रित किया हुआ धन केवल अपने उपभोग नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए, भलाई के लिए भी उस धन का उपयोग करते हैं। अगला है, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी भूतकाल में घटित घटना का चर्चा बार बार करने के लिए मना कर रहे हैं। वर्तमान में अगर आप वर्तमान समय में अगर अपने पिछले समय के बारे में, ठीक है, भूतकाल में जो चीजें बीत गई हैं उनको, दुख को, तकलीफ को या प्रसन्नता को याद करेंगे तो आप अपना वर्तमान क्या करेंगे, खराब करेंगे। इसीलिए यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि उसको याद मत करिए आप, ठीक है। इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल क्या करते हैं, घहराते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार निर्धन होने के बाद जो अमीर व्यक्ति थे पिछले समय में, वह क्या करते हैं, अपने पुरानी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को याद करते रहते हैं,
जिनका वर्तमान में कोई मोल नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं रहता। ठीक है, पिछले समय में 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले हम क्या थे, हमने क्या किया था, वह वर्तमान समय में कोई मतलब नहीं रखता कि नहीं जब हम तो LKG में थे तो हमारे बड़े अच्छे नंबर, हम टॉपर थे, हम बहुत अच्छा था, हमारे पास बहुत ज्ञान था, उसका आज के समय में कोई मतलब नहीं है। आज क्या है वर्तमान में ये मायने रखता है आज के दिन में, इसीलिए पिछली बात को दोहराना नहीं चाहिए बार बार। अगला और अंतिम है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। इस दोहे में रहीमदास जी क्या कहते हैं, मनुष्यों के सहन शक्ति, धैर्य के बारे में बताया है। इसके माध्यम से वह कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान है, पृथ्वी के समान है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम को झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। ठीक है, हमें भी किस प्रकार से होना चाहिए, धरती की तरह, पृथ्वी की तरह होना चाहिए, ताकि दुख रूपी आए, परेशानी आए, दुख सुख समान रहे। ये नहीं कि दुख आए तो हम रोने लगे, एकदम सर पीटने लगे, और प्रसन्नता आए जीवन में, खुशियां आए तो हम एकदम अपने को 7वें आसमान पे पहुंच जाएं, घमंडी हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धरती की तरह हमें भी, जैसे धरती धूप, सर्दी, बरसात सबको समान रूप से सहती है, इसी प्रकार से हमें भी विपरीत परिस्थितियों को समान रूप से सहना चाहिए। धरती की तरह हमें भी धैर्यवान होना चाहिए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।